Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर इनकम टैक्स पढ़ रहे थे और इनकम टैक्स में हम लोग कवर कर रहे थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम सैलरी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हमने पहला क्लास बहुत अच्छी तरीके से कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने सेक्शन 22 जो हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन है वो कवर किया, जिसमें हमने कुछ वर्ड्स की डेफिनेशन, कुछ वर्ड्स के मीनिंग को बहुत अच्छी तरीके से समझा। जैसे कि एनुअल वैल्यू क्या होता है, हाउस का मतलब क्या होता है, ओनर का मतलब क्या होता है। और ओनर में भी तीन टाइप के ओनर थे, एक थे लीगल ओनर, एक थे बेनिफिशियल ओनर और एक था डीम्ड ओनर। ठीक है, सो डीम्ड ओनर का एक पूरा लंबा डेफिनेशन था सेक्शन 27 में, जो हम लोगों ने कवर कर लिया है। ओके, उसके बाद हमें एक और चीज आज की क्लास में जो कवर करना है वो है कि हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन। सर, कब हम बोलेंगे कि एक हाउस प्रॉपर्टी ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज हो रहा है? देखो, हाउस प्रॉपर्टी ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज हो रहा है, ये हम तब बोलेंगे जब हमारा हाउस प्रॉपर्टी, वो हाउस प्रॉपर्टी की वजह से आपका बिजनेस स्मूथली कंडक्ट हो रहा है। कब आप बोलोगे कि हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज हो रहा है? बहुत ही सिंपल है सर। अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है जो कि डायरेक्टली बिजनेस में यूज हो रहा है, जो कि डायरेक्टली आप चाहे उसे आप ऑफिस में यूज कर रहे हो, चाहे आप उसे फार्म के हिसाब से यूज कर रहे हो, चाहे आप उसे फैक्ट्री के हिसाब से यूज कर रहे हो, किसी भी तरीके से अगर आप डायरेक्टली उसे यूज कर रहे हो तो वो तो डायरेक्ट यूज हो गया। लेकिन सर, इनडायरेक्ट वे में कैसे यूज हो सकता है? तो ये वर्ड आपको याद रखना है, स्मूथ कंडक्टिंग ऑफ बिजनेस। यानी कि किसी भी हाउस प्रॉपर्टी की वजह से अगर आपकी बिजनेस स्मूथली कंडक्ट हो रहा है, देन वो हाउस प्रॉपर्टी आपकी बिजनेस यूज हो रहा है। ओके, अब ये स्मूथली कंडक्टिंग कैसे हो सकता है? या तो अगर आपने उसे अपनी एम्प्लॉयज को यूज करने के लिए दिया है, जिसकी वजह से आपके एम्प्लॉयज आपके ऑफिस जल्दी आ पाते, या फिर आपकी बिजनेस बहुत इजीली चल सकता है, तो वो स्मूथली कंडक्ट हो रहा है। या फिर तो अगर आपने किसी एंसिलरी यूनिट को यूज किया है, यानी कि सपोज मैं शूज की फैक्ट्री है मेरा, ठीक है, मैं जूते बनाता हूं, मैंने क्या किया, जूतों के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो लेदर चाहिए, मैंने, मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी था, मैंने उसे भाड़े पे दे दिया लेदर सप्लायर को, तो ये इनडायरेक्टली मेरे बिजनेस में हेल्प करेगा मुझे, क्योंकि मुझे रॉ मटेरियल इजीली मिल जाएगा। और अगर आपने किसी गवर्नमेंट एजेंसी को दिया है, सपोज मुझे एक एरिया में एक गोल्ड का जो ज्वेलरी शॉप है ना, वो एक गोल्ड ज्वेलरी शॉप ओपन करना था, लेकिन उस एरिया में बहुत ज्यादा चोरी होता था, तो मैंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि भाई इस एरिया में काम करो, इस एरिया में एक थाना, छोटा सा पुलिस स्टेशन ओपन करो। अब गवर्नमेंट बोला कि हम ओपन तो करना चाहते, लेकिन अभी हमारे पास घर नहीं है, हमें कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा है ढंग का जहां पे हम पुलिस स्टेशन ओपन कर पाए, तो मैंने दे दिया अपना हाउस प्रॉपर्टी, मैंने बोला लिए लो हाउस प्रॉपर्टी और ओपन करो। तो अगर मैंने कोई गवर्नमेंट एजेंसी को अपनी हाउस प्रॉपर्टी दिया है और जिससे मेरी बिजनेस को डायरेक्टली फायदा होता है, तो भी मेरे जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगा, वो यूज फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए ट्रीट किया जाएगा। अगर कोई भी हाउस प्रॉपर्टी आरसीसी की खुद के बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज होता है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर, हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्स तो नहीं लगेगा, वो पीजीबीपी के अंडर टैक्स लगेगा। सही है? अच्छा सर, अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी फॉरेन में, क्या उसमें भी टैक्स देना है क्या? सर, बिल्कुल देना है भाई। अगर फॉरेन हाउस प्रॉपर्टी है तो फॉरेन हाउस प्रॉपर्टी का जो एनुअल वैल्यू है वो टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर आरसीसी ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, यानी कि अगर कोई आरसीसी ऑर्डिनरी रेसिडेंट है जो इंडिया में हर वक्त रहता है, तो उस केस में क्या होगा, अगर उसका कोई हाउस प्रॉपर्टी फॉरेन में है तो वो ऑलवेज टैक्सेबल है। सो एनुअल वैल्यू ऑफ फॉरेन हाउस प्रॉपर्टी taxable in hands of ordinary resident, always taxable. नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के केस में क्या होगा कि अगर आपने रेंट इंडिया में रिसीव किया है तो ही वो टैक्सेबल होगा। इफ रिसीव्ड इन इंडिया देन इट्स ओनली टैक्सेबल। ओके, चलो उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है कंपोजिट रेंट का। सर, ये कंपोजिट रेंट का मतलब क्या है? देखो, कंपोजिट रेंट का मतलब है अगर आपका एम्प्लॉयर आपके रेंट के साथ अदर फैसिलिटीज के लिए भी, अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी रेंट के साथ अदर फैसिलिटीज के लिए भी चार्जेस लेता है, जैसे कि सपोज आपका ओनर घर के लिए, तो मतलब जो हाउस है उसका तो रेंट लेता ही लेता है, आपको उसने फर्नीचर प्रोवाइड किया है उसका रेंट लेता है,
ठीक है। आपको इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्जेस है उसके लिए भी रेंट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस है वो लेता है, लिफ्ट का मेंटेनेंस चार्जेस वो लेता है, वॉचमैन की सैलरी वो ले रहा है, गार्डनिंग, स्विमिंग पूल, वाईफाई, इन सब का चार्जेस ले रहा है। तो ये क्या है, कंपोजिट रेंट है। ठीक है, रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इफ टुगेदर विथ रेंट ऑफ, इफ द ओनर चार्ज रेंट ऑफ अदर सर्विसेज लाइक वाईफाई, वॉचमैन सैलरी, स्विमिंग पूल चार्जेस, लिफ्ट चार्जेस, फर्नीचर चार्जेस, तो हम उसे बोलेंगे कंपोजिट रेंट। अब कंपोजिट रेंट का सर ट्रीटमेंट क्या होगा, देखो कंपोजिट रेंट का बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं। देखो कंपोजिट रेंट, कंपोजिट रेंट भाई अगर इसे हम अलग कर सकते हैं ना, इफ सेग्रीगेटेड, इफ सेग्रीगेटेड, यानी कि अगर हम उसे अलग कर सकते, सेग्रीगेट मतलब दोनों को अगर अलग कर सकते कि बिल्डिंग का रेंट कितना है एंड अदर सर्विसेज का रेंट कितना है, तो रेंट ऑफ द बिल्डिंग, देखो जो रेंट ऑफ बिल्डिंग है ना, रेंट ऑफ बिल्डिंग, रेंट ऑफ बिल्डिंग क्या होगा, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जाएगा। ठीक है, लेकिन जो रेंट ऑफ अदर सर्विसेज है, रेंट ऑफ अदर सर्विसेज, रेंट ऑफ अदर सर्विसेज, रेंट ऑफ अदर सर्विसेज सर कहां पे टैक्सेबल होगा, ये टैक्सेबल होगा आईएफएस में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। लेकिन सर ये नॉट सेग्रीगेट हुआ तो, नॉट सेग्रीगेटेड, अगर ये सेग्रीगेट हो ही नहीं सकता, अगर ये सेग्रीगेट नहीं हो सकता तो उस केस में सर क्या करेंगे, सेग्रीगेट नहीं हो सकता तो पूरा का पूरा जो होगा वो आईएफएस में टैक्सेबल होगा। देखो कंपोजिट रेंट एक ऐसा रेंट है जो कि हाउस प्रॉपर्टी के रेंट के साथ साथ ओनर आपका अदर सर्विसेज का भी रेंट चार्ज करता है। तो अगर ये सेग्रीगेट हो सकता है, यानी हम पता कर सकते हैं कि भाई बिल्डिंग के लिए कितना पैसा लिया है, अदर सर्विसेज के लिए कितना पैसा लिया है, तो बिल्डिंग का जो रेंट है वो टैक्सेबल होगा हाउस प्रॉपर्टी के हेड में, एंड आपका जो अदर रेंट है ना, रेंट ऑफ अदर सर्विसेज, वो होगा आईएफएस में, इनकम फ्रॉम अदर सर्विसेज में, सॉरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। अगर ये सेग्रीगेट नहीं हो सकता तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो रेंट है वो आईएफएस में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, आप इसे एक बार कॉपी कर लीजिए। ओके, फिर हम आगे चलेंगे। ओके, उसके बाद आता है एग्जेम्प्टेड हाउस प्रॉपर्टी। सर कौन कौन से ऐसे हाउस प्रॉपर्टी है जहां पे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, कौन कौन से ऐसे हाउस प्रॉपर्टी है जहां पे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, व्हाट आर द एग्जेम्प्टेड हाउस प्रॉपर्टी। एग्जेम्प्टेड हाउस प्रॉपर्टी सर क्या है, देखो ये जो 9 टाइप के हाउस प्रॉपर्टी है ना, ये 9 टाइप के हाउस प्रॉपर्टी आर एग्जेम्प्टेड हाउस प्रॉपर्टी। नंबर 1, वन हाउस प्रॉपर्टी और पैलेस बिलोंगिंग टू एन एक्स रूलर, जो पुराने टाइप के राजा महाराजा होते थे ना, अभी भी जिनके कुछ एंसेस्टर्स बचे हुए, ठीक है, अभी भी जिनके कुछ लोग पूर्वज, मतलब जिनके कुछ वंशज बचे हुए हैं ना, उन्हें, उनके पास अगर कोई पैलेस है, उनके पास अगर कोई पैलेस है तो उसमें से जो भी इनकम आए वो हाउस प्रॉपर्टी क्या होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। एक पैलेस उनके लिए एग्जेम्प्टेड है। ओके, हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर कोई एजुकेशनल हाउस प्रॉपर्टी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ में आते हैं, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, तो उनका भी कोई भी रेंट क्या होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर हॉस्पिटल, ठीक है, यहाँ पे दोबारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है लेकिन ये हॉस्पिटल है। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल के लिए कोई हाउस प्रॉपर्टी यूज किया गया है तो उसकी केस में भी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का हाउस प्रॉपर्टी है, आपको पता होगा कि हर ब्लॉक में, हर गांव में एक पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस होता है, तो वो जो हाउस प्रॉपर्टी है उसमें भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। हाउस प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन, अगर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन जैसे इसरो है एंड अदर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है, उनके लिए भी जो भी हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है वो भी पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ ए लोकल अथॉरिटी, अगर कोई म्यूनिसिपैलिटी हो गया, अगर कोई म्यूनिसिपैलिटी हुआ, अगर कोई पंचायत ऑफिस हुआ ना, तो उसका भी जो हाउस प्रॉपर्टी है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रेड यूनियन, हाउस प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रेड यूनियन मतलब कोई अगर ट्रेड यूनियन है तो उसका अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है तो उसका भी क्या होगा, पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। ओके, हाउस प्रॉपर्टी बिलोंगिंग्स टू ए पर्सन हु इज रेसिडेंट ऑफ लद्दाख, अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है और वो अगर कोई लद्दाख, आपको पता है कि लद्दाख जो एरिया है वो चाइना के कितने पास है, तो चाइना वाले कभी भी आ जाते हैं वहां पे,
तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि भाई देखो उनके वहाँ पे लोगों को क्या करना है, कुछ बेनिफिट्स देना है। तो गवर्नमेंट बोला कि अगर हाउस प्रॉपर्टी है चाइना में, लद्दाख में है ना, तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद होता है हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर प्रोफेशनल बिजनेस और प्रोफेशन। अगर हाउस प्रॉपर्टी आपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज किया है तो वो भी क्या होगा, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, टैक्सेबल नहीं होगा। एक टाइप का और हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज। हाउस प्रॉपर्टी और फार्म हाउस आप बोल सकते हैं। फार्म हाउस जो होता है ना, फार्म हाउस जो है वो भी क्या हो जाएगा आपका, फार्म हाउस भी आपका क्या होगा, एग्जेम्प्टेड हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, चलो सर। उसके बाद सर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनकम कैसे कंप्यूट किया जाता है। इनकम कैसे कंप्यूट किया जाता है लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का। सो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, यही आता है प्रैक्टिकल लाइफ में, जो क्वेश्चन आता है वो इसी में ही आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, सो हाउ टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। सर लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हम कैसे कंप्यूट करेंगे, तो सबसे पहले आपको लेना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से आपको माइनस करना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू को हम शॉर्ट में जीएबी भी बोलते हैं। तो आपको लेना है जीएबी, जीएबी से आपको माइनस करना है म्युनिसिपैलिटी टैक्स एंड अदर लोकल टैक्सेस। जो भी आपने म्युनिसिपैलिटी टैक्स दिया है या फिर अदर लोकल टैक्सेस आपने दिया है वो आपको माइनस करना है। उसके बाद आपका आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू, इसे बोलते हैं NAV, नेट एनुअल वैल्यू को ले लेना है। नेट एनुअल वैल्यू से आपको दो चीजें माइनस करना है, नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन, नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। नंबर 1 इज योर स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड नंबर 2 इज योर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको मिलता है, NAV का 30%, जितना भी NAV आया उसका 30% आप ले लीजिए, वो सबको मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का मतलब सर क्या है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का मतलब है कि अगर आपने लोन लेके घर बनाया है तो उसका जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है वो आपको डिडक्शन मिलेगा। ये दोनों माइनस करने के बाद, ये दोनों आपको नेगेटिव है, ये दोनों को माइनस करने के बाद जो बच जाएगा वो आएगा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, वो आ जाएगा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये कि ये जीएवी का मतलब क्या है और ये जीएवी कैसे कंप्यूट किया जाता है। ये जीएवी का मतलब क्या है और ये जीएवी कैसे कंप्यूट किया जाता है। ठीक है, तो जीएवी कंप्यूटेशन का जो मेथड है ना स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। जीएवी कैलकुलेशन इज वेरी इजी। आपको दो पार्ट में मैं समझा रहा हूं कि जीएवी कैसे कंप्यूट करना है। आपको मैं दो पार्ट में समझा रहा हूं कि हाउ टू कंप्यूट जीएवी, जीएवी हमें कैसे कंप्यूट करना है। ओके, तो देखो बहुत सिंपल है। आपको क्या लेना है, म्युनिसिपैलिटी रेंटल वैल्यू लेना है, उसे कंपेयर करना है फेयर रेंटल वैल्यू के साथ। अब सर ये म्युनिसिपैलिटी रेंटल वैल्यू क्या होता है वो भी तो बता दीजिए। देखो म्युनिसिपैलिटी रेंटल वैल्यू का मतलब स्टूडेंट होता है कि म्युनिसिपैलिटी के हिसाब से आपके घर का रेंट कितना होना चाहिए। सपोज मेरे पास एक 2 BHK का, मेरे पास एक 2 BHK का क्या है घर है, मेरे पास एक 2 BHK का फ्लैट है। तो म्युनिसिपैलिटी वाले बोल रहे कि भाई इस घर से आपको 10,000 महीने का रेंट मिल सकता है। तो ये म्युनिसिपैलिटी वैल्यू है, 10,000 महीने का मिल सकता है, मतलब साल की उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,20,000। सो दिस इज योर म्युनिसिपैलिटी वैल्यू। इसे आपको कंपेयर करना है फेयर रेंटल वैल्यू के साथ। अब सर ये फेयर रेंटल वैल्यू क्या होता है, देखो फेयर रेंटल वैल्यू का मतलब होता है रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम लोकेलिटी। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, म्युनिसिपैलिटी रेंटल वैल्यू एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी फिक्स्ड बाय म्युनिसिपैलिटी अथॉरिटी। सो म्युनिसिपल अथॉरिटी ने जितना रेंट फिक्स किया है वो है म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू। फेयर रेंटल वैल्यू क्या है, रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम लोकेलिटी, रेंट ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम लोकेलिटी। ठीक है, सो फेयर रेंटल वैल्यू जो है उसे बोलते हैं FRB। FRB आपको लेना है। FRB का मतलब क्या होता है कि भाई उस एरिया में उस घर का रेंट कितना चल रहा है। सपोज उस एरिया में उस घर का जो रेट है वो चल रहा है 25,000 का, क्योंकि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, तो 25,000 पर महीने का रेंट चल रहा है। ठीक है, तो 25,000 पर महीने का रेंट मतलब FRB आपका कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपए आपका हो जाएगा। गवर्नमेंट बोल रहे कि भाई दोनों में से जो बड़ा है ना, MRV म्युनिसिपैलिटी रेंटल वैल्यू एंड फेयर रेंटल वैल्यू, दोनों में से जो बड़ा है वो ले लीजिए, व्हिच वन इज हायर, म्युनिसिपैलिटी रेंटल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, व्हिच वन इज हायर, आपको क्या करना है वो लेना है। तो हमें लेना है 3 लाख। सर एक बात बताइए, क्यों हायर लेना है, एक बात बताइए कि हमें क्यों हायर लेना है, व्हाई वी शुड टेक हायर अमाउंट। देखो
गवर्नमेंट आपका क्या करता है कि हाउस प्रॉपर्टी एक ऐसा इनकम है जो कि काफी हद तक ये पेन पेपर में कैलकुलेशन होता है। तो ये जो पार्ट ए वाला है ना पार्ट, ये है नोशनल मतलब पेन पेपर वाला कैलकुलेशन, और ये जो पार्ट बी है ये है एक्चुअल कैलकुलेशन। सो पार्ट ए एंड पार्ट बी, पार्ट ए इज नोशनल कैलकुलेशन, पार्ट बी इज एक्चुअल कैलकुलेशन। सो म्युनिसिपैलिटी रेंटल वैल्यू गवर्नमेंट बोल रहा है कि देखो म्युनिसिपैलिटी रेंटल वैल्यू मतलब आपके एरिया में जो म्युनिसिपैलिटी है उसने कितना रेंट फिक्स किया है, तो इतना तो सबको मिलता होगा, लेकिन आप तो इतने भी अच्छे नहीं हो कि बाहर भले आपके आस पड़ोस में लोग 25,000 महीने का ले रहे और आप 10,000 लोगे। ये तो म्युनिसिपैलिटी का वैल्यू है, और म्युनिसिपैलिटी का वैल्यू तो सबसे लोएस्ट होता है क्योंकि ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करता है। लेकिन जो मार्केट में लालची लोग आप लोग हो, तो आपके घर के आसपास अगर कोई 2 BHK फ्लैट का 25,000 ले रहा है तो आप भी तो 25,000 देते होंगे ना, मतलब आप भी तो अपने टेनेंट से 25,000 चार्ज करते होंगे। आप तो इतने महान नहीं हो कि आप क्या करोगे 5,000 चार्ज करोगे, तो आपकी पॉकेट में कितना पैसा आया होगा? ऑब्वियसली आपकी पॉकेट में 3 लाख आया होगा अगर आपकी फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख का है। तो हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि आपने 3 लाख रुपए रिसीव किया है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो लोअर हो सकता है। सपोज फेयर मार्केट वैल्यू है 8,000 का, तो उस केस में क्या करेंगे बताइए? उस केस में तो उसकी पॉकेट में 8,000 ही आया होगा। देखो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो ये बोलता है कि भाई देखो म्युनिसिपैलिटी वैल्यू से आपको नीचे नहीं देना चाहिए, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी जब कोई वैल्यू डिसाइड करता है वो सब कुछ कवरेज करके उस एरिया की पूरा कैलकुलेशन करके डिसाइड करता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका मार्केट वैल्यू म्युनिसिपैलिटी वैल्यू से कम हो, लेकिन अगर फिर भी है तो ये आपकी गलती है, तो आपको हायर अमाउंट यानी कि म्युनिसिपैलिटी वैल्यू में देना है। सो MRB और FRB व्हिचएवर इज हायर, दोनों में से हायर लेना है। उसे कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ। अब ये स्टैंडर्ड रेंट सर क्या होता है? देखो अगर ये जो FRB है, मतलब कि FRB मतलब फेयर रेंटल वैल्यू, ये डिसाइड कौन करता है? ये तो लोग जो ओनर होते हैं वो आपस में डिसाइड करते हैं। सपोज मेरे घर के पास में 3 लोग हैं, तो अगर वो दोनों अपने भाव बढ़ा लेते हैं ना, जैसे वोडाफोन आइडिया एंड जियो है, ये 3 ही सिम कार्ड हमारे पास है। अगर जियो अपनी रेट थोड़ा सा बढ़ा लेता है तो एयरटेल भी बढ़ा लेता है, वोडाफोन आइडिया भी बढ़ा लेता है। सो VI, एयरटेल एंड जियो तीनों कंपनी है, एक बढ़ाता है रेट तो बाकी लोग बढ़ा लेते, तो इसे कंट्रोल भी तो करना चाहिए। इस वजह से वहां पे ट्राई है। ट्राई क्या बोलता है कि नहीं इतने पैसे से आप ज्यादा रेट नहीं बढ़ा सकते। सिमिलरली जो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है वो अगर ओनर अपने मर्जी से बढ़ाने लगे तो बेचारा जो टेनेंट है उसके ऊपर तो बहुत बड़ा बर्डन आ जाएगा ना। तो इस बर्डन को कम करने के लिए हर स्टेट में एक रेंट कंट्रोल अथॉरिटी है। हर स्टेट में क्या है? एक रेंट कंट्रोल अथॉरिटी है, और वो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी क्या करता है? एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स करता है कि आप इससे ज्यादा रेंट नहीं ले सकते। सो मैक्सिमम रेंट ऑफ ए प्रॉपर्टी फिक्स्ड बाय द रेंट कंट्रोल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। हर स्टेट में एक रेंट कंट्रोल अथॉरिटी होता है, और वो बोलता है कि भाई देखो जो 2 BHK घर का रेंट है ना, 2 BHK का जो घर का रेट है वो इतना होना चाहिए। कितना होना चाहिए सर? 20,000 का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपका जो स्टैंडर्ड रेंट है वो कितना हो जाएगा? 2,40,000 का। सो देखो आपको क्या करना है, MRB FRB व्हिचएवर इज हायर, पहले म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, दोनों में से जो बड़ा है वो लेना चाहिए, उसे कंपेयर करना चाहिए स्टैंडर्ड रेंट के साथ। और इन दोनों में से थर्ड एंड फोर्थ में जो भी लोअर है, इन दोनों में से जो भी लोअर है उससे आपको लेना है, यानी कि 2,40,000 आपको लेना है। इसका नाम होगा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, यानी कि RER। क्या होगा इसका नाम? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, RER। तो ये जो है ना, ये है पेन पेपर वाला कैलकुलेशन। गवर्नमेंट ये डिसाइड करता है, इसका नाम भी देखो क्या लिखा गया है, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई आपने सब कुछ अगर सब कुछ सही किया है तो ये एक रीजनेबल अमाउंट है जो आपको मिला होगा। हमें लगता है कि इतना पैसा आपको मिला होगा, ठीक है। अब चलते कि एक्चुअली कितना हुआ है। एक्चुअली में क्या है देखो, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल का मतलब क्या है? एक्चुअल रेंट रिसीवेबल मतलब कितना आपने रेंट एग्रीमेंट में लिखा था। सपोज ओनर के साथ एग्रीमेंट हुआ था 21,000 का, 21,000 का, तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना होगा? 21,000 इंटू 12। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना होगा? 21,000 इंटू 12, ठीक है। सो 2,52,000 जो है वो आपका हो जाएगा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। इसमें से हमें दो चीजें माइनस करना है। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल से हमें क्या करना है? ये सपोज है 2,52,000,
यहां से हमें दो चीजें माइनस करना है। एक है लॉस ड्यू टू वैकेंसी, कि यानी कि आपका घर कितने महीने के लिए वैकेंट था, आपकी घर कितने महीने के लिए वैकेंट था, कितने महीने के लिए आपका घर खाली था। तो सपोज हमारा घर था 2 महीने के लिए खाली, तो हम 2 महीने का माइनस कर लेंगे 42,000। उसके बाद हम माइनस करेंगे ऑन रियलाइज रेंट। ऑन रियलाइज रेंट का मतलब क्या है? ऑन रियलाइज रेंट मतलब आपका जो टेनेंट है वो आपका कितना पैसा खा गया, यानी कि कितना पैसा उसने दिया नहीं और प्रॉपर्टी से रफू चक्कर हो गया। तो सपोज उसने 20,000 रुपए हमें दिया नहीं, ठीक है, तो हमारा जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है, जो हमें जो पैसा मिला है वो कितना मिला है? 1,90,000 का। देखो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना है? 2,52,000 का। लॉस ड्यू टू वैकेंसी, 2 महीने हमारा घर भाड़े पे नहीं लगा था, तो इस वजह से 42,000 हमें माइनस करना है। उसके बाद हमें माइनस करना है ऑन रियलाइज रेंट। ऑन रियलाइज रेंट क्या होता है? 20,000 है, तो 20,000 आप माइनस कर लीजिए, जितना टेनेंट ने पैसा नहीं दिया है, जो बचा वो होगा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। अब जीए भी आपको क्या करना है? नॉर्मली रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, दोनों में से जो हायर है ना वही आपको जीए भी लेना है, ठीक है, दोनों में से जो हायर है वही आपको क्या करना है? जीए भी लेना है। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल और रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, व्हिच वन इज हायर, वो आपको लेना है जीए भी, सही है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, देखो यहाँ पे क्या बोलता है गवर्नमेंट, ये बोलता है कि भाई देखो इस बेचारे के पास एक्चुअली इन दोनों में से हायर कौन सा है? 2,40,000। देखो ये है 2,40,000 और ये है कितना? 1,90,000। सर ऑब्वियसली 2,40,000 इज द हायर अमाउंट, तो हमें जीए भी कितना ट्रीट करना चाहिए? 2,40,000। लेकिन स्टूडेंट्स जरा ध्यान से सुनिए, बेचारे के पास पैसा आया कितना? ये तो एक्चुअल वाला पार्ट है ना। बेचारे के पास पैसा आया है 1,90,000, लेकिन बेचारे को टैक्स कितने में देना है? 2,40,000 में, तो ये तो नाइंसाफी है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि देखो आपका जो ये इतना कम अमाउंट आ रहा है ना, क्योंकि एक्चुअल रेंट एग्रीमेंट जो आपने बनाया वो तो आपने 2,52,000 का बनाया, लेकिन आपको जो इतना कम पैसा मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है? तो एसएससी ने बोला, यानी कि जो पर्सन जिसका घर है उसने बोला कि सर देखिए 2 महीने घर खाली पड़ा था तो वो माइनस कर लिया, और उसके बाद एक टेनेंट था जिसने पैसा नहीं दिया। तो गवर्नमेंट ने बोला कि देखो टेनेंट ने पैसा नहीं दिया, ये तो आपकी ही गलती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका घर खाली था ना, हम कुछ कर सकते। हम क्या करेंगे? देखो गवर्नमेंट ने बोला कि आपको क्या करना है, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, ये जो 2,52,000 है, इसमें से पहले माइनस करना है वैकेंट पीरियड का रेंट, यानी कि लॉस्ट ड्यू टू वैकेंट पीरियड। वो लॉस्ट ड्यू टू वैकेंट पीरियड माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आया, यानी कि 2,52,000 माइनस 42,000, ये अमाउंट माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आया, यानी कि 2,10,000, ये अमाउंट अगर ये इन दोनों को माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आया, वो अमाउंट अगर इससे छोटा है, किससे? आरईआर से छोटा है, अगर वो अमाउंट आरईआर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से छोटा है, कौन सा माइनस करने के बाद? वैकेंट पीरियड माइनस करने के बाद, तो जो लोअर होगा ना वही लेंगे जीएबी। तो इस केस में क्या होगा? जो लोअर होगा दोनों में, यानी कि 1,90,000 लेंगे जीएबी। लेकिन अगर ये अमाउंट बड़ा आ गया ना, तो जो हायर होगा वही लेंगे जीएबी। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे नोट्स पे, एक बार मैं आपको बताता हूं। देखो if due to vacant period rent receivable is lower than the reasonable expected rent, then the GAB is lower, ठीक है। so GAB is lower of the following: reasonable expected rent और rent received, ठीक है। यहां पे क्या था कि अगर ये वैकेंट पीरियड माइनस करने के बाद अगर ये अमाउंट बड़ा आ जाता ना, सपोज ये अमाउंट आ जाता 2,50,000 का, ये 2,92,000 होता और ये आ जाता 2,50,000 का, तो उस केस में हम क्या करेंगे? व्हिच एवर इज हायर लेंगे। लेकिन क्योंकि ये अमाउंट छोटा आया है तो हम क्या करेंगे? व्हिच एवर इज लोअर लेंगे, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स जीएबी का पूरा फंडा। जीएबी का एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे और एक क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग।